साथियों नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज मैं फिर से आप सभी की सुविधा के लिए, समझ के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं वाक्य क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य या सिंपल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, सुनें और समझें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। क्या हम बिना वाक्यों के अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को सरलतापूर्वक आदान प्रदान कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें वाक्यों की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो ये वाक्य बनते कैसे हैं? विभिन्न शब्दों से। अरे शब्द बनते कैसे हैं? विभिन्न मात्राओं और वर्णों से। और हाँ, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उससे सही अर्थ और पूर्ण अर्थ भी प्रकट होनी चाहिए, वो भी स्थिति के अनुसार। जैसे कि आकाश बाजार जा रहा है, यह एक सही वाक्य है और इससे पूर्ण अर्थ भी प्रकट हो रहा है। और यदि मैं कहूँ कि मैं आसमान में फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो यह वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही लग रही है, लेकिन इससे सही अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। तो कोई वाक्य तभी सही वाक्य कहलाएगा जब उसे सही अर्थ का बोध भी हो और वो संरचना की दृष्टि से भी सही हो। व्हाट इज सेंटेंस? हाउ टू डिफाइन दिस सेंटेंस? अरे मैंने तो पहले ही बता दिया है, आपने समझ भी लिया होगा, फिर भी चलिए एक बार फिर से बताते हैं। A group of words which make complete sense, it is called sentence. वाक्य तो शब्दों का समूह होता है जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है और सही अर्थ का बोध होता है। सेंटेंस या वाक्य अर्थ उत्पन्न करने वाले शब्दों, मीनिंगफुल वर्ड्स से बने होते हैं और इन सभी शब्दों या वर्ड्स को अलग अलग भागों में वर्गीकृत या क्लासिफाई किया गया है, जिन्हें हम कर्ता, क्रिया या कर्म के नाम से जानते हैं। किसी वाक्य का पहला शब्द प्रायः कर्ता या सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया लगाए जाते हैं, फिर कर्म या ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। कर्ता या सब्जेक्ट के अंतर्गत उन सारे शब्दों को रखा गया है जो किसी वाक्य में किसी कार्य को करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि किसी का नाम राजू, निशा। पर्सनल प्रोनाउन के शब्द जैसे आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, ही मतलब वह लड़कों के लिए, सी मतलब वह लड़कियों के लिए, इट मतलब वह निर्जीव वस्तुओं के लिए। इन सारे शब्दों का उपयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। इसके अलावा वे सारे शब्द जिनसे किसी कार्य का होने का बोध होता है, वे सारे शब्द क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उठना, बैठना, खाना, सोना, दौड़ना इत्यादि। कई वाक्यों में सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ड्स भी लगाए जाते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर इत्यादि। इज, आर और एम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल के वाक्यों के लिए लगाए जाते हैं। वाज और वेयर का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। शैल, विल, हैव बीन, हैज बीन, had, have, has, shall be, will be, ये सभी भी सहायक क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट या कर्म होते क्या हैं? किसी वाक्य में किसी क्रिया का विषय कर्म या ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कर्ता कोई कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य का प्रभाव किसी वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति, जैसे ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ड्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, यदि उसके ऊपर पड़ता है तो वे सारे शब्द कर्म के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कर्ता या सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, उस कार्य का प्रभाव जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ रहा है, उस वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स या वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर या पहली संरचना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कर्ता प्लस क्रिया। क्रिया के अंतर्गत सहायक क्रियाएं
या मुख्य क्रियाएं दोनों हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। वी वेर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। यहाँ पर आई, ही और वी सब्जेक्ट्स हैं। टीच, गो और प्ले यहाँ पर मुख्य क्रिया है और इज और वेर सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट बहुत इजी होता है। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बहुत सरल होता है। इस प्रकार के वाक्य हम आसानी से बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रकार की स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट या कथन में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सभी को रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट भी है, मुख्य क्रिया भी है और ऑब्जेक्ट भी दिखाई पड़ रही है। जैसे यहाँ पर पुअर, फुटबॉल और सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। हेल्प, प्ले और सिंग मेन वर्ब है। शुड मॉडल है। हैव और इज हेल्पिंग वर्ब है और वी, दे और सी सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया है। तीसरे प्रकार का स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर वर्ब और लास्ट में कंप्लीमेंट रखा जाता है। कंप्लीमेंट के अंतर्गत नाउन फ्रेज भी आ सकते हैं और एडजेक्टिव भी रखे जा सकते हैं। जैसे कि इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, यह एक सुंदर बगीचा है। इस सेंटेंस में अ ब्यूटीफुल गार्डन एक नाउन फ्रेज है। इसमें गार्डन शब्द एक नाउन है। अब यह फ्रेज होते क्या हैं? फ्रेज किसी वाक्य का अधूरा भाग होता है जिससे पूर्ण अर्थ का बोध न होकर अधूरे अर्थ का बोध होता है। जैसे कि अ ब्यूटीफुल गार्डन, अ बिग पिक्चर, अ बिग प्रॉब्लम। इस तरह से ये सभी वाक्य के अधूरे भाग होते हैं। इनसे हमेशा अधूरे अर्थ का ही बोध होता है। जैसे अ ब्यूटीफुल गार्डन का मतलब होता है एक सुंदर बगीचा। अ बिग प्रॉब्लम तो एक बड़ी समस्या। इन सभी वाक्यांशों या फ्रेज से हमेशा अधूरे अर्थ का ही बोध होता है। इस प्रकार की स्टेटमेंट में कंप्लीमेंट के अंतर्गत एडजेक्टिव वर्ड्स भी रखे जाते हैं। जैसे कि दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट शब्द एक एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रकार की स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंट या वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर वर्ब और अंत में एडवर्बियल या प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाया जाता है। एडवर्बियल या एडवर्ब्स उन सारे शब्दों को कहते हैं जो किसी विशेषण या एडजेक्टिव की या किसी क्रिया या वर्ब की विशेषता बतलाते हैं। जबकि प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय वे सारे शब्द होते हैं जो ऑब्जेक्ट का संबंध वर्ब के साथ या सब्जेक्ट या कर्ता के साथ स्थापित करते हैं। जैसे में, पर, का, की, के द्वारा, के बारे में, ये सारे शब्द प्रीपोजिशंस या संबंध सूचक अवयव के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द हाउस। इन द हाउस यहाँ पर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जहाँ पर इन एक प्रीपोजिशन शब्द है जिसका अर्थ होता है में। तो इस वाक्य में इन द हाउस का मतलब होगा घर में। एक अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। ही स्पीक्स लाउडली, वह जोर से बोलता है। यहाँ पर लाउडली शब्द एक एडवर्ब है जो कि स्पीक जो कि क्रिया शब्द है उसकी विशेषता बतला रहा है। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। हम सभी बातचीत करने के दौरान डबल ऑब्जेक्ट्स वाले विभिन्न सेंटेंसेस का भी उपयोग करते रहते हैं। जैसे कि वह मुझे एक किताब देता है। ही गिव्स मी अ बुक। यहाँ पर मी और बुक ये दोनों ही शब्द ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसी प्रकार आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच्चाई बताया। यहाँ पर हिम शब्द और ट्रूथ ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को आप दिए हुए स्ट्रक्चर्स की सहायता से आसानी से
बना सकते हैं और बोल सकते हैं। बस थोड़ा सा अभ्यास या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए वाक्यों के प्रकारों के बारे में भी देख लेते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्वरूप या पैटर्न कैसे होते हैं, ये भी जान लेते हैं। इंग्लिश में मुख्यतः 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। पहला प्रकार है एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा प्रकार है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छासूचक वाक्य। और लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। तो चलिए एजर्टिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। इस प्रकार का वाक्य हमेशा किसी स्थिति या सिचुएशन का बोध कराती है, संकेत देती है या किसी चीज का घोषणा करती है। इस प्रकार के वाक्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिव सेंस ही प्रकट होता है, अर्थात सकारात्मक भाव ही प्रकट होता है। इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा सकारात्मक अर्थ ही देखने को मिलती है। इस प्रकार के सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और पूर्णविराम या फुल स्टॉप में एंड होते हैं या समाप्त होते हैं। When the statement is positive and affirms something, it is called affirmative sentence. It asserts and declares something. उदाहरण के लिए, You will go to market. तुम बाजार जाओगे। He is my good friend. वह मेरा अच्छा दोस्त है। She wears new clothes. वह नए कपड़े पहनती है। इन सभी वाक्यों में पॉजिटिव सेंस या सकारात्मक भाव या अर्थ प्रकट हो रही है। निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य में हमेशा नकारात्मक भाव या अर्थ प्रकट होता है। When the statement is negative and denies something, it is called negative sentence. जब किसी कथन से नकारात्मक भाव या इनकार करने या मना करने की भाव प्रकट होती है तो उसे हम नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ नियम भी हैं। प्रायः निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट शब्द लगाया जाता है। जैसे कि शी डज नॉट गो टू मार्केट, यहाँ पर डज के बाद नॉट शब्द लगा दिया गया है। यदि किसी सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट शब्द दोनों हेल्पिंग वर्ब के मध्य में लगाया जाता है। जैसे कि ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। नो शब्द के साथ भी निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, लेकिन नो शब्द नाउन और एडजेक्टिव से पहले लगाया जाता है, वर्ब से पहले नहीं। जैसे कि देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल, द डोर इज नॉट ओपन। यहाँ पर ओपन शब्द एक वर्ब है, उससे पहले नो शब्द नहीं लगाया गया है, उसके जगह नॉट शब्द लगाया गया है। जबकि पहले वाले सेंटेंस में बुक्स से पहले नो शब्द लगाया गया है, क्योंकि बुक्स एक नाउन वर्ड है। नेवर शब्द की सहायता से भी निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। नेवर शब्द का अर्थ होता है कभी नहीं। जैसे कि ही नेवर स्पीक्स अ लाई, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। इस प्रकार से हम इन नियमों की सहायता से निगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इन सभी वाक्यों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या किसी स्थान आदि से संबंधित हो सकते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यस नो क्वेश्चंस, WH वर्ड्स क्वेश्चंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यस नो वाले प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। इसमें कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है, यस या नो में दिया जाता है। जैसे कि आकाश विशाल से प्रश्न पूछ रहा है, डू यू गो टू स्कूल, तो विशाल उत्तर देता है यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ।
WH वर्ड क्वेश्चंस का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस का उत्तर हमेशा विस्तृत रूप से देना पड़ता है। यह प्रश्न की प्रकृति या स्वरूप के ऊपर निर्भर करता है कि वह प्रश्न किस प्रकार का है और उसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है। फॉर एग्जाम्पल, अनु अमृता से प्रश्न पूछ रही है, व्हाट इज योर नेम? तो अमृता उत्तर दे रही है, माय नेम इज अमृता। उसी प्रकार अंतरा संजीता से प्रश्न पूछ रही है, वेयर आर यू गोइंग? तो संजीता उत्तर दे रही है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका विस्तृत से या विस्तार से उसका प्रश्न के स्वरूप के अनुसार उत्तर देना होता है। लास्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस में नकारात्मक भाव या नेगेटिव सेंस प्रकट होता है। जैसे कि रिया मनिका से प्रश्न पूछ रही है, डू यू नॉट गो टू मार्केट? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? तो मनिका उत्तर दे रही है, यस आई एम नॉट गो टू मार्केट। हाँ, मैं बाजार नहीं जाती हूँ। यहाँ पर नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञासूचक वाक्य को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन या परिभाषा देख लेते हैं। एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञासूचक वाक्य से प्रायः आदेश, प्रार्थना या परामर्श का भाव व्यक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो। इस वाक्य में प्रायः आदेश का भाव व्यक्त हो रहा है। कंप्लीट योर होमवर्क, यहाँ पर भी आज्ञा या आदेश का भाव ही व्यक्त हो रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस सेंटेंस में प्रायः रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस बनाते समय हम प्रायः मुख्य क्रिया या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे कि प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए। यहाँ पर गिव या देना शब्द मुख्य क्रिया है और यह क्रिया का पहला ही रूप है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम जितने भी सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं उसमें क्रिया का फर्स्ट रूप या रूट फॉर्म ही लगाए जाते हैं। और हाँ, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय मुख्य क्रिया या मेन वर्ब से पहले डू नॉट या नेवर शब्द लगाया जाता है। जैसे कि डू नॉट गो अवे, दूर मत जाओ। नेवर प्ले फुटबॉल इन द क्लासरूम, कक्षा में फुटबॉल कभी नहीं खेला करो। इंपरेटिव सेंटेंस बनाते समय हमेशा ऑलवेज शब्द पहले लगाया जाता है। जैसे कि ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। इस प्रकार से ऑलवेज शब्द हमेशा पहले ही लगाया जाता है। प्रायः लेट शब्द की मदद से भी इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। लेट शब्द का अर्थ होता है अनुमति देना। जैसे कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट हिम रीड दी बुक, उसे पुस्तक पढ़ने दो। इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले लेट शब्द लगाया जाता है, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ड्स जैसे कि मी, अस, हिम आदि लगाया जाता है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। फिर आवश्यकतानुसार ऑब्जेक्ट भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमेशा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केसेस वाले वर्ड्स के साथ ही बनते हैं, सेकंड पर्सन के वर्ड्स के साथ नहीं। ये वर्ड्स मुख्य रूप से मी, अस, हिम, हर या देम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें बोलचाल में उपयोग में ला सकते हैं। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में प्रायः खुशी, दुख, आश्चर्य या विस्मय या क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह या एक्सक्लामेशन मार्क लगाया जाता है। An exclamatory sentence expresses a sudden strong feeling of joy, sorrow, wonder or an anger. It starts with capital letters
and ends with exclamation mark. For example, what a beautiful garden. कितना सुंदर बगीचा है। इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बिना मेन वर्ब वाले भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं। दूसरा एक और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। हाउ एक्सलेंट ही रीड्स, वह कितना बढ़िया पढ़ता है। इस सेंटेंस में हमें मुख्य क्रिया देखने को मिल रही है, रीड। रीड मतलब पढ़ना होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, यह वाक्य का अंतिम प्रकार है। इस प्रकार के वाक्यों में हमें कोई इच्छा या प्रार्थना या किसी प्रकार की कामना या किसी प्रकार के अभिशाप का भाव प्रकट होता है या व्यक्त होता है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर, डिजायर और ए कर्स। चलिए इस सेंटेंसेस के भी कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस प्रायः मे, आई विश आदि शब्दों को लगाकर बनाया जाता है। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा में सफल हो जावें। आई विश आई वेयर अ मैजिशियन, काश मैं एक जादूगर होता। इस प्रकार से हम कई वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और प्रैक्टिस या अभ्यास करके हम बोलचाल में उनका उपयोग में ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जो कुछ भी बताया है वो समझ पाए होंगे। तो दोस्तों यदि आप सभी को समझ आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। तो दोस्तों धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय रहे। जय हिंद, जय भारत।